गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट, अर्जित और विरासत में मिले लक्षण। एक्वायर्ड ट्रेट्स एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स, ऐसा कौन से लक्षण हैं जो हमारे माता पिता से मिलते हैं और ऐसे कौन से लक्षण हैं जो हमारे पिता माता से नहीं मिलते, इसको हम अपने से अपने आप में उत्पन्न करते हैं। तो आज ऐसे ही लक्षणों पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे कि आखिर हमारे पूर्वज कैसे थे, हम अपने आप को कैसे इवोल्व कर गए। क्या हम और बंदर दोनों एक ही पूर्वज के संतान हैं? क्या चिंपैंजी और हम दोनों एक ही पूर्वज के वंशज हैं? तो इस संबंध में हम लोग पढ़ेंगे आज कि क्या और कैसे, अगर हैं वंशज हैं अपने पूर्वजों का, हम लोग का बंदर और हमारा पूर्वज अगर एक थे तो आखिर कैसे, क्या कुछ लक्षण मिले हैं, क्या कुछ समानताएं मिली हैं क्या? तो इसको तो चेक करना पड़ेगा। जैसे एक पिता के 4 संतान, चारों संतान में कुछ न कुछ समानताएं जरूर मिलती हैं, चाहे उनका एक्सटर्नल ट्रेट्स समान दिखाई दे या इंटरनल ट्रेट्स समान दिखाई दे, लेकिन हम जरूर देख करके बता देते हैं कि लगता है कि ये दोनों आपस में भाई हैं। कुछ न कुछ लक्षण मिल रहा है। तो क्या हमारी लक्षण बंदरों से मिलती है क्या शरीर की बनावट बंदरों से मिलता है क्या? और हम तो यहां तक पढ़ने जा रहे हैं आज कि हम लोग का कुछ न कुछ लक्षण मेढक से मिलता है। हो सकता है खरबों साल पहले हम लोग एक ही पूर्वज के संतान हो और धीरे धीरे इवोल्व करके इस स्वरूप को प्राप्त कर लिए। तो इसी संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर इवोल्यूशन हुआ तो कैसे हुआ। तो आज हम पढ़ते हैं एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स, अर्जित और विरासत में प्राप्त लक्षण। आज हम पढ़ेंगे कि ऐसा कौन सा लक्षण है जो हम अपने पूर्वजों से प्राप्त किए हैं और ऐसा कौन सा लक्षण है जो हम स्वतः डेवलप किए हैं। तो अगर हम एक्वायर्ड ट्रेट्स के बारे में बात करेंगे, अर्जित लक्षण के बारे में बात करेंगे तो हम कहेंगे कि वैसे लक्षण जो हमारे शरीर में डेवलप किया है। कैसे हमारे शरीर में डेवलप किया है? विविध प्रकार के पर्यावरण प्रक्रियाओं के तहत, और उस पर्यावरण के तहत हम अपने शरीर को इवोल्व कर दिए, कुछ नए प्रकार के गुण को एब्जॉर्ब कर लिए। जैसे मानव तो पूरे पृथ्वी पर पाए जाते हैं,
तो किसी मानव में हाई टेम्परेचर में रहने की क्षमता डेवलप कर गई है और किसी में बहुत लो टेम्परेचर में रहने की क्षमता डेवलप कर गई है। जैसे बर्फोयास्क में रहने वाले लोग -59 डिग्री टेम्परेचर पर भी रह लेते हैं और लीबिया के अल अजीजिया नामक स्थान पर रहने वाले लोग लगभग 60 डिग्री तक के टेम्परेचर पर भी अपने शरीर को वहां आसानी से रख लेते हैं। तो इस तरह से अगर कहिए कि हाई टेम्परेचर पर कोई किसी का शरीर एडजस्ट कर जाता है और किसी का शरीर -69 यानी कि 70 डिग्री माइनस टेम्परेचर में भी रह लेता है, तो इस तरह का उसमें जो ट्रेट्स विकसित हुआ, गुण विकसित हुआ, उसको हम एक्वायर्ड ट्रेट्स कहेंगे। वह इनहेरिटेड ट्रेट्स नहीं है, यह एक्वायर्ड ट्रेट्स है। हालांकि इवोल्यूशन के सिद्धांत जो डार्विन ने दिए, प्रसिद्ध वैज्ञानिक विकासवाद के सिद्धांत देने वाले ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज के लेखक चार्ल्स डार्विन ने बताया कि एक्वायर्ड ट्रेट्स भी कई मिलियन ईयर्स के बाद एक्वायर्ड ट्रेट्स भी आगे चल करके इनहेरिटेड ट्रेट्स में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि अर्जित किया हुआ जो लक्षण है, बाद में कई सौ सालों के बाद, कई हजार सालों, लाख सालों के बाद वह क्या बन जाता है, वह विरासत में मिले लक्षण हो जाते हैं, क्योंकि वह लक्षण जनरेशन टू जनरेशन पार करने लगता है। इस तरह से लक्षण जो पर्यावरण के प्रतिकूल परिस्थितियों में डेवलप्ड हो जाता है, उसको हम एक्वायर्ड ट्रेट्स कहते हैं। ऐसे लक्षण जो विविध पर्यावरण परिस्थितियों के कारण शरीर में डेवलप कर जाता है, विकसित कर जाता है, उसको हम एक्वायर्ड ट्रेट्स कहते हैं। जैसे डॉक्टर बन गया कोई, तो क्या डॉक्टरी वाला ज्ञान उसके बेटा में चला जाएगा? ऐसा नहीं होगा, वह एक्वायर्ड किया हुआ है। कोई आदमी ड्राइवर बन गया, गाड़ी चलाने आ गया, तो क्या ड्राइविंग का जो ज्ञान उसमें विकसित हुआ, वह गुण उसके बेटा में, संतान में चला जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं जा सकता। कोई कारीगर, बढ़ई मिस्त्री, लोहार मिस्त्री, सोना के काम करने वाले मिस्त्री, जो अपने आप में कारीगरी डेवलप किए, गुण विकसित किए, वो गुण उनके संतान में नहीं जा सकता। तो जो गुण अडॉप्ट किया जाता है, अपने से स्वीकार किया जाता है, परिश्रम से प्राप्त किया जाता है, या प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए गुण डेवलप जो करता है, वह गुण एक्वायर्ड ट्रेट्स कहलाता है। अब है हमारे पास एक्वायर्ड ट्रेट्स के बाद अगर हम चलते हैं तो कहते हैं कि इनहेरिटेड ट्रेट्स किसे कहते हैं। इनहेरिटेड ट्रेट्स किसे कहते हैं? तो ऐसा गुण जो विरासत में मिला है, विरासत में मिला है, प्राप्त लक्षण, विरासत में प्राप्त लक्षण, इसको हम लोग आनुवंशिक लक्षण भी कहते हैं। आनुवंशिक लक्षण भी कहते हैं, जो हमारे पूर्वजों से हमें प्राप्त हुआ है। जैसे शेप ऑफ नोज, नाक की बनावट, शेप ऑफ चिक, गाल की बनावट, अगर गाल धंसा हुआ है, डिंपल चिक, बहुत सारे लोगों को देखे होंगे, डिंपल चिन, धंसा हुआ दाढ़ी देखे होंगे, दांतों की बनावट,
आंख में जो आइरिस है उसका कलर, भौं की बनावट, बाल का रंग, बाल का शेप, ये सब जो ट्रेट्स हैं, ये सब जो लक्षण है, यह आनुवंशिक है। अगर माता पिता में से किसी एक का बाल का कलर ब्लॉन्डेड है, भूरे कलर का है, घुंघरेला है, तो वह उसके संतान में अवश्य चला जाएगा। और आंखों का रंग ब्राउन है तो निश्चित तौर पर उसके संतानों में चला जाएगा। ये सब जो आता है गुण, ये सब लक्षण जो आता है अपने पूर्वज से संतान में, उसको हम लोग कहते हैं कि यह इनहेरिटेड ट्रेट्स है, यह आनुवंशिक लक्षण है। जैसे लंबे माता पिता का संतान सब लंबे होते हैं, बौने माता पिता का संतान बौने होते हैं, गोरे माता पिता का संतान गोरे होते हैं, काले माता पिता का संतान काले होते हैं। ये सब आनुवंशिक लक्षण है। यह वंश परंपरा से गुण आगे ट्रांसफर होता है। तो ऐसे लक्षण जो हमको पूर्वजों से प्राप्त होता है, इस लक्षण को हम इनहेरिटेड ट्रेट्स कहते हैं। और यह जो ट्रेट्स है, मैं बताया कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो बार बार न्यू बेबी का जो बोर्न होता है उसमें दो प्रकार के गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक माता से और एक पिता से। तो निश्चित तौर पर माता का कुछ अलग ट्रेट्स रहा होगा और पिता का कुछ अलग ट्रेट्स रहा होगा। तो ऐसी परिस्थितियों में माता से जो मिला और पिता से जो प्राप्त हुआ, दोनों मिलकर के एक नए प्रकार के लक्षण वाला संतान पैदा लेता है। और फिर वह संतान किसी नए प्रकार के लक्षण से कॉपुलेट करता है और उसका जो संतान होता है वह फिर थोड़ा सा और चेंज कर जाता है। तो यह चेंजिंग की प्रक्रिया मिलियन ईयर्स के बाद, खरबों साल के बाद जो संतान होता है, वह संतान पूर्णतः अपने प्रिमिटिव जो प्राथमिक माता पिता थे उनसे एकदम डिफर हो जाता है। यह जो डिफर होने की प्रक्रिया है, इसी को इवोल्यूशन कहते हैं, इसी को क्रमशः विकास कहते हैं, धीरे धीरे विकास कहते हैं। तो आनुवंशिक लक्षण चेंज करते चला जाता है और लंबे अरसे के बाद यह पूर्णतः चेंज कर जाता है, धीरे धीरे चेंज कर जाता है और अंततः इतना चेंज कर जाता है कि अपने शुरू वाले प्राथमिक माता पिता से वह पूर्णतः भिन्न हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि यह इवोल्यूशन हुआ। अब प्रश्न उठता है कि पेड़ की पहले उत्पत्ति हुई कि पहले बीज की, पहले वृक्ष हुआ कि पहले बीज? तो इवोल्यूशन की अगर बात करें तो उसमें पहले पेड़ की उत्पत्ति हुई। कहां से हुआ? तो शुरुआती दौर में थैलोफाइटिक प्लांट्स, आप जानते हैं, पीछे की कक्षाओं में आप पढ़े होंगे, अलगी, फंजाई, लाइकेन एंड बैक्टीरिया, 4 प्रकार के थैलोफाइटिक प्लांट्स थे। अलगी क्या था? एक ऐसा शैवाल था जिसमें ग्रीननेस था, लेकिन उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी नहीं थी कि वह जमीन से पानी को एब्जॉर्ब कर सकता था। हरियाली तो थी, वह भोजन बना सकता था, लेकिन उसमें जमीन से पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं थी। और एक अलग प्रकार का पौधा था जिसको हम लोग फंगी कहते हैं, कवक कहते हैं। वो जमीन से तो पानी एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन उसमें हरियाली नहीं होने के कारण वह भोजन नहीं बना सकता था।
परिणाम स्वरूप दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए और एक दूसरे के संपर्क में आया। शैवाल ऊपर था और आप मशरूम देखे होंगे, यह इसमें जड़ तो रहता है और शैवाल ये पानी खींच सकता है, लेकिन यह उजला है, भोजन नहीं बना सकता। और शैवाल पानी के ऊपर था, वो हरा रंग उस पर होता है, वो भोजन बना सकता है, लेकिन जमीन से पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकता। परिणाम स्वरूप इस मशरूम के ऊपर शैवाल चढ़ गया और ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ गए। और संपर्क में जब आ गए तो आपको एक क्या हो गए, तो सहोपकारिता के लक्षण, सिम्बायोटिक रिलेशन के तहत ये दोनों एक दूसरे से अटैच कर गए, दोनों एक दूसरे के दोस्त बना लिए। अब कवक नीचे से, जमीन से नीचे से पानी को एब्जॉर्ब करके इसको देने लगा और ऊपर जो शैवाल था वह शैवाल सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाने लगा। अब इस तरह से एक छोटा पौधा का विकास हुआ जिसको बोला गया लाइकेन। अलगी और फंगी दोनों जब मिले तो एक नए प्रकार के पौधा का इवोल्वेशन हुआ। अब यहां कह सकते हैं कि यह क्रमशः विकास हो गया, एक नए प्रकार के पौधों का विकास हो गया, इवोल्वेशन हो गया। तो दो पौधे मिलकर के एक तीसरे प्रकार के पौधे का निर्माण कर दिया, लाइकेन, जो प्लांट्स है। और फिर यह लाइकेन जो था डेवलप करने लगा, धीरे धीरे डेवलप करने लगा। आप देखे होंगे कि जिस पौधा को एक ही प्रजाति के दो पौधा को खेत में लगाइए, एक पौधा को पर्याप्त पानी, पोषक तत्व, भोजन दीजिए और दूसरा को यूं ही छोड़ दीजिए जिसके पास पोषक तत्व कम है, पानी कम है। आगे देखिएगा कि एक पौधा जिसको पोषक तत्व कम मिला, पानी कम मिला, सूर्य का प्रकाश कम मिला, भोजन वह कम बनाया, तो उसका इवोल्वेशन, उसका विकास तेज गति से नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन जिसको पूरा भोजन मिला, पानी मिला, सूर्य का प्रकाश मिला, तो उसका विकास तेज गति से होता है। तो पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी पर सभी जगह एक समान तापमान नहीं है, एक समान पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, एक समान पर्यावरण हवा नहीं है। परिणाम स्वरूप अलग अलग जगहों पर अलग अलग लाइकेन विकसित होने लगा और यह लाइकेन विकसित होकर के अलग अलग कैरेक्टर के पौधों का विकास कर दिया। और इस तरह से पूरे पृथ्वी पर धीरे 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 लाइकेन का इवोल्वेशन हुआ और आज बड़े पैमाने पर अलग अलग किस्म के पौधे हमारे पास मौजूद हैं। एक सिंपल सी बात है, आप पहले करेला छोटा छोटा खाते थे, आज आप करेला लंबा लंबा खाते हैं। और बाजार में यह बात जरूर सुने होंगे कि यह देहाती है, ओरिजिनल है और यह हाइब्रिड है। लंबा वाला हाइब्रिड है। हाइब्रिड मतलब, हाई मतलब उच्च, अब ब्रीड मतलब क्या होता है, ब्रीड मतलब होता है जनित, उच्च लक्षण वाला जनित हाइब्रिड, हाइब्रिड कहलाया। और एक देहाती ओरिजिनल लक्षण वाला हो गया। तो इस तरह से बाजार में आप जाइएगा तो विविध प्रकार के सब्जियों में, फलों में आप यह जरूर देखिएगा कि कुछ ओरिजिनल है और कुछ हाइब्रिड है। हाइब्रिड किन्हें कहे, किन्हें, तो मैं पहले बता चुका हूं आपको पिछले वीडियो में कि जब दो प्रकार के प्रजाति आपस में मिलकर के नए प्रकार के संतान की उत्पत्ति करते हैं तो उसको हम हाइब्रिड कहते हैं। तो इस तरह से लाइकेन का इवोल्वेशन हो गया और भी इवोल्वेशन हुआ। विविध प्रकार के प्रजाति हमारे पास मौजूद हैं, चाहे जंतु का, चाहे प्लांट से पौधों का। दोनों में जातियों की बड़ी संख्या है। इतनी संख्या आई कैसे, इसके बारे में हम लोग चलेंगे। यूं तो आप जानते हैं
डार्विन्स ने यह बात कहा था, क्या कहा था कि जंतु अनवरत प्रयास करते हैं क्या जनसंख्या बढ़ाने का। सभी जंतुओं का क्या काम है? तो बायोलॉजी में देखा गया कि जितने प्रकार के जंतु हैं उनका मुख्य काम है लाइफ प्रोसेस को पूरा करना। कौन सा लाइफ प्रोसेस है? लाइफ प्रोसेस है क्या? तो शरीर को जीवित रखना पहला काम, और दूसरा काम अपने जैसी प्रजातियों को बनाए रखना, यानी कि रिप्रोडक्शन करना। तो सस्टेन करना और रिप्रोड्यूस करके अपने प्रजाति को बनाए रखना, यही दो लक्षण जंतुओं में है। अब जितने भी जंतु हो गए, चाहे प्लांट हो गए चाहे एनिमल, लगातार बर्थ देते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। लेकिन आप एकदम सामान्य से उदाहरण के अंतर्गत में देखे होंगे कि एक कुतिया के कितने बच्चे पैदा लेते हैं? 7 से 8, 5-6 भी मान के चलिए, 5-6। क्या 6 जीवित रह जाते हैं? नहीं रहते हैं। एक बरगद के पौधा को आप देखे होंगे, उसमें कितना कितना फल लगते होंगे, अनगिनत, अनकाउंटेबल। और उस फल को आप फोड़ के देखिएगा, उसमें बरगद का बीज होता है। एक फल में आप काउंट नहीं कर पाओगे कि उसमें कितना बीज है। यानी कि एक बीज को हाथ में अगर आप लिए हो तो आप सिर्फ इतना नहीं कह सकते कि आपके पास सिर्फ बीज है। आप ये जरूर सोच सकते हो कि यह बीज एक विशाल बरगद का पौधा है। लेकिन एक बरगद के पौधा में मिलियंस, खरबों खरब बीज हैं। एक सीजन में खरबों खरब बीज पैदा ले रहे हैं। तो क्या बरगद खरबों खरब है? नहीं है। क्यों? तो इवोल्यूशन की जो प्रक्रिया है, इवोल्यूशन की प्रक्रिया है, इसमें जो नए जाति इवोल्व कर रहे हैं, कुछ जाति जन्म तो लेते हैं लेकिन जन्म के साथ ही वो नाश कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जीने के लिए आवश्यक सब्सटेंस प्राप्त नहीं होती। कुतिया के बच्चे जन्म तो लिए 6, लेकिन उन 6 में कुछ मर जाते हैं। शुरुआती दौर में उनको भोजन नहीं मिल पाता। दूध पीने के दौरान जो ताकतवर होता है वो ज्यादा दूध पी लेता है, और जिसको भोजन नहीं मिला वो मर गया। फिर उसके बाद कुत्ता थोड़ा सा बड़ा हो गया, बच गया। कुतिया के 6 बच्चे थे, 3 बचे। 3 बच के ऊपर आए, थोड़ा बड़ा हुआ। अब भोजन के लिए आपस में लड़ाई करने लगे। परिणाम स्वरूप आपस में लड़ करके एक मर गया। अब कितना बचा? 2 बचा। और वो 2 फिर आगे चल करके सरवाइव नहीं करता, क्योंकि मैटिंग के लिए फिर लड़ाई हो जाता है, कॉपुलेशंस के लिए लड़ाई हो जाता है। अब परिणाम स्वरूप एक की जान जाती है, एक बचता है, या वो भी चला जाता है। तो इस तरह से सिर्फ कुत्तों में ऐसा नहीं होता, बल्कि सभी जंतुओं में भोजन के लिए, सर्वाइवल के लिए विविध प्रकार के एनवायरमेंटल जो डेविएशंस है, एनवायरमेंटल जो डिफरेंसेज हैं, अलग अलग प्रकार के एनवायरमेंट है, उसमें सस्टेन करने के लिए और इसके बाद मैटिंग करने के लिए सजीव एक दूसरा में लड़ते रहते हैं, आपस में झगड़ा करते रहते हैं, और परिणाम स्वरूप उनकी पॉपुलेशंस पृथ्वी पर कांस्टेंट बनी रहती है। इसका हम लोग थोड़ा सा आगे इन्वायरमेंट चैप्टर में और डिटेल्स में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि पृथ्वी पर कहा जाता है कि प्रकृति अपना बैलेंस बनाए रखती है, और इस तरह से बहुत सारे लोग नाश हो जाते हैं। अब हम चलते हैं इवोल्यूशन में। नए प्रजाति तो इवॉल्व किए, ये तो बात सत्य है।
लेकिन अब प्रश्न उठता है कि इतनी प्रकार की जाति हैं और कॉमन इंसेस्टर हैं, तो कैसे पता करेंगे? कुछ तो लक्षण हमको अवश्य मिलेगा। तो उसी संबंध में हम देखेंगे कि कुछ साक्ष्य, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का कुछ साक्ष्य हम लोग को देखना है। तो हम देखेंगे कि ऐसे कौन से साक्ष्य है एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन ना, क्रमशः विकास के साक्ष्य कौन कौन से साक्ष्य हैं। तो इनको हम 3 कैटेगरी के अंतर्गत में देखते हैं कि कुछ ऐसे सजीव हैं जिनको हम कहते हैं होमोलोगस। होमोलोगस या होमोलोगस किसे कहते हैं? होमोलोगस का हिंदी क्या कह सकते हैं? रचनात्मक समानता। रचनात्मक समानता, होमोलोगस। कुछ जंतुओं को होमोलोगस कहते हैं, मतलब रचनात्मक समानता। वो कैसे? आदमी का कितने हाथ है? 2। और मेढक का कितने हाथ है? 2। छिपकली का कितने हाथ है? 2। हाथ को बायोलॉजी में हम कहते हैं 4 लिम्स। अब 4 लिम्स का अगर हिंदी बात करें तो कहते हैं अग्रपाद। क्या कहते हैं? तो अगर ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन और फ्रॉग और लिजार्ड, ये क्या है भाई? तो होमोलोगस है। कैसे? तो इनका जो हाथ है, इनका जो हाथ है इसको 4 लिम्ब कहिए। 4 लिम्ब, 4 लिम्ब। 4 लिम्ब को अगर बायोलॉजिकल हिंदी देखिएगा तो इसको कहा जाता है अग्रपाद। 4 लिम्ब को अग्रपाद कहते हैं, आगे वाला पैर, अग्रपाद। बनावट कैसा होता है? ह्यूमन की अगर बात करें, हाथ की बात, तो कंधा से जुड़ा हुआ कैसा होता है? तो बॉल एंड सॉकेट है। बॉल एंड सॉकेट है, ज्वाइंट से जुड़ा हुआ हमारा हाथ का है, जिसको बाह कहते हैं, आर्म। इस आर्म को में एक हड्डी होता है, एक हड्डी को हम लोग कहते हैं ह्यूमरस। ह्यूमरस से हाथ में, हाथ की बाह में एक हड्डी है, उसको ह्यूमरस कहते हैं। और इसके बाद यहां से जो हम लोग का हाथ वाला चला हाथ, तो इसमें आप देखिएगा नीचे वाला हड्डी में कि 2 हड्डी है, यानी कि हाथ के नीचे वाला भाग जो है, केहूनी से लेकर कलाई के बीच की हाथ में 2 हड्डी है। 2 हड्डी का नाम है, एक का नाम है रेडियो और दूसरा का नाम है अल्ना, और इसको कहते हैं ह्यूमेरस। ह्यूमरस। अब ह्यूमरस, रेडियो, अल्ना, और फिर इसके बाद पाम बोन्स हो गया, और इसके बाद फिंगर्स बोन हो गया। ठीक है, यह फिंगर बोन्स हो गया। तो ये जो आकृति मैंने ह्यूमन का बताया, फ्रॉग में भी, फ्रॉग का 4 लिम्ब में भी हड्डियों की बनावट एकदम समान है। छिपकली के जो हड्डी होती है 4 लिम्ब का, उसका भी बनावट हूबहू ह्यूमन के जैसा है। यह अलग बात है कि ह्यूमन वाला हड्डी थोड़ा बड़ा होगा,
फ्रॉग और लिजार्ड वाला हड्डी थोड़ा छोटा होगा, लेकिन बनावट, शेप, आकृति समान है। तो क्या हम कह नहीं सकते कि हम लोग का पूर्वज एक ही थे? और चूंकि हम लोग के जो अंदर आंतरिक कंकाल है, हड्डी है, उसका बनावट हम लोग का मैच कर रहा है, मिल रहा। तो हड्डी मिलने के कारण हम कहते हैं कि हम लोग होमोलोगस थे। ह्यूमन, फ्रॉग, लिजार्ड एक ऐसे है होमोलोगस है, क्योंकि इनकी रचनात्मक समानता है, भले क्रियात्मक समानता अलग अलग है। ह्यूमन का हाथ हम लोग पकड़ने के लिए करते हैं, फ्रॉग पानी में तैरने का इस्तेमाल करते हैं अगले हाथ का, और लिजार्ड अगले हाथ को चलने में काम करते हैं। तो फंक्शन अगर देखा जाए तो ह्यूमन का, फ्रॉग का, लिजार्ड का, सबका अलग अलग है, लेकिन उनका जो बनावट है, रचना है, वह समान है। इसलिए ह्यूमन, फ्रॉग और लिजार्ड को होमोलोगस कैटेगरी के अंतर्गत में रखा गया है कि रचना उनका समान है। इसके बाद एक दूसरा कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं एनालोगस। एनालोगस क्या है? एनालोगस तो क्रियात्मक समानता, क्रियात्मक समान कह सकते हैं, समान कहीं, रचनात्मक समान और क्रियात्मक समान। एनालोगस क्रियात्मक समान है। क्रियात्मक समान कैसे होता है? तो मैं बता दूं कि आप पक्षियों का फोरलिम्ब, पक्षियों का जो फोरलिम्ब है वह पंख बन जाता है, फेदर। और चमड़गादड़ का, बैट का फोरलिम्ब क्या है? फेदर। बैट का फोरलिम्ब क्या बन जाता है? वो भी पंख बन जाता है। और इंसेक्ट्स का भी फोरलिम्ब होता है। फोरलिम्ब तो उनमें नहीं होता, वो आर्थ्रोपोड्स में आते हैं, लेकिन पंख उनमें क्या होता है? समान होता है। अब चलिए यहां एनालोगस में अगर हम बात करें तो किसको? बर्ड्स की बात करें। और किसका बात करें? एनालोगस में बैट की बात करें और बटरफ्लाई, तितली, पक्षी, बैट, बटरफ्लाई, तीनों का पंख है, तीनों उड़ते हैं, एनालोगस है, क्रियात्मक समान है। बर्ड्स भी अपने पंखों से उड़ते हैं, बैट भी अपने पंखों से, चमगादड़ भी अपने पंखों से उड़ता है, और बटरफ्लाई भी अपने पंखों से उड़ता है। यह क्रियात्मक समान है। कार्य तो तीनों उड़ने के लिए करते हैं, लेकिन अगर रचनात्मक की बात करें तो बर्ड्स का जो पंख होता है वह फेदर का बना हुआ होता है। अगर बैट की बात करें तो इसका स्किन, त्वचा का बना हुआ होता है। और बटरफ्लाई की अगर बात करें तो कार्टिलेजियस बोन होता है। यह एक प्रकार का केमिकल्स है, उससे बना हुआ बटरफ्लाई का पंख है। बैट का जो पंख है वह फेदर से बना हुआ है, सॉरी बर्ड का। बैट का स्किन से बना हुआ है, त्वचा से बना हुआ है, और बटरफ्लाई का कार्टिलेजियस बोन से बना हुआ है। तो अब कह सकते हैं कि आप बनावट की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बर्ड, बैट और बटरफ्लाई का पंख आपस में समान नहीं है। तो बनावट भले कार्य समान है, विशेष परिस्थितियों में सब लोग अपने दूसरे अंगों से काम शुरू कर देते हैं। जिसका दाहिना हाथ कट जाता है वो बायां हाथ से भी खाने लगता है, और जिसका पैर कट जाता है वो हाथ से चलना शुरू कर देता है। यह अलग बात है कि क्रियात्मक समानता हो गई, काम करने लगा, लेकिन रचनात्मक समानता नहीं होने के कारण हम कह सकते हैं
कि बर्ड्स, बैट और बटरफ्लाई का एंसिस्टर पूर्वज समान नहीं है, कॉमन पूर्वज से जन्म नहीं लिए हैं। तो इस तरह से एनालोगस हो गए। इससे हम जंतुओं की कैटेगरी और जंतुओं के एंसिस्टर के बारे में पता कर सकते हैं। जंतुओं के एंसिस्टर को प्राप्त करने का एक और हम लोग के पास तरीका था कि हमारे पूर्वज समान थे क्या, और उनको हम कैसे पता किए कि वो हमारे एंसिस्टर्स थे, पूर्वज थे। तो फॉसिल्स, जीवाश्म, क्या हो गया, फॉसिल्स, इसको हम लोग हिंदी में जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म क्या है, जीवों का अवशेष, जीवों का अवशेष जीवाश्म। अब कहिए कि बहुत खरबों साल कब जीवों की उत्पत्ति हुई, कह नहीं सकते। जीवों की उत्पत्ति कब हुई, खरबों साल पहले। और हम उन जीवों के बारे में आज अध्ययन कैसे कर लेते हैं, तो हम उनका दो तरीके से उनके जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। कैसे, जमीन की जब खुदाई होती है तो हम उनका उम्र पता करते हैं कि यह जीव हमारे पृथ्वी पर कब थे। तो एक तरीका होता है हम लोग रिलेटिव मेथड्स रिलेटिव मेथड से हम जीवों के पता कर लेते हैं कि पृथ्वी पर उनका जन्म कब हुआ था। कब एग्जैक्ट नहीं कह सकते, लगभग कह सकते हैं। और दूसरा है कार्बन डेटिंग मेथड्स। फॉसिल्स का, जीवाश्म का हम दो तरीके से चेक करते हैं, रिलेटिव मेथड्स और कार्बन डेटिंग मेथड्स। इन्हीं मेथड के तर्ज पर हम जीवाश्म को खोजते हैं। एक जीवाश्म हम लोग को मिला आर्कियोप्टेरिक्स का। आर्कियोप्टेरिक्स हमको एक जीवाश्म मिला। उसको जब खोजा गया, देखा गया, तो देखा गया कि यह कुछ हिस्सा, इसका पूंछ और इसका दांत रेप्टाइल से मैच करता है, लेकिन आर्कियोप्टेरिक्स का पंख जो था वह बर्ड से मैच कर रहा था। आज वो जंतु है नहीं, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि बर्ड्स का इवोल्वेशन, और बर्ड्स इवोल्व किया कहां से, तो आर्कियोप्टेरिक्स से। ठीक है, तो जीवाश्म जो हम आगे खोज किए वो रिलेटिव मेथड्स है। रिलेटिव मेथड्स क्या है, जब जमीन की हम खुदाई करने लगे तो जमीन लेयर बाय लेयर बना हुआ है। अगर कोई जंतु हम नीचे खोजे, यहां जंतु का जीवाश्म मिल गया दूसरा लेयर में, कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, दूसरा लेयर में मिल गया। और एक जंतु मिल गया हमको चौथा लेयर में, एक जंतु मिल गया सातवां लेयर में। तो निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि जो दूसरा लेयर में है वो जल्दी का जीवाश्म है, और जो सातवां लेयर में है वो सबसे पुराना जीवाश्म है, बहुत पहले का जीवाश्म है। तो इस तरह से जीवाश्म का जो हम एज निकालते हैं वह रिलेटिव मेथड से निकाल लेते हैं। और दूसरा कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग क्या है, एक सिस्टम है जिसके तहत हम प्रत्येक, चाहे प्लांट हो या एनिमल, उन सब में कार्बन पाया जाता है। कार्बन को हम लोग कहते हैं कि यह रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिवनेस की एक्टिविटी कम होती है, कितना कम हुआ, इसी के आधार पर हम चेक करते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं कार्बन डेटिंग सिस्टम, और इसके तहत हम जीवाश्म की खोज कर डालते हैं कि वह कितना पहले पृथ्वी पर वह मौजूद था। इसी संदर्भ में हमने जब
खोजा तो समुद्र की गहराई में देखा गया कि एक आमोनाइट एक प्रकार के जंतु था। आमोनाइट इसका नाम दिया गया। यह कैसा था? मोलस्कस था। और इसका खोज किया गया तो देखा गया कि यह लगभग 180 मिलियन ईयर्स एगो पृथ्वी पर वो मौजूद था। आमोनाइट यह मोलस्कस था। समुद्र की ओर खुदाई गहराई में देखा गया तो एक और मिला जीवाश्म, उसका नाम था ट्रिलोबाइट। यह आर्थ्रोपोड्स था। और यह देखा गया कि लगभग 400 से 600 मिलियन ईयर्स एगो पृथ्वी पर मौजूद था। और एक और हम लोग को मिला जिसका हम लोग अभी फिल्म में भी आप देखे होंगे, उसको हम लोग कहते हैं डायनासोर। डायनासोर हम लोग को मिला। डायनासोर मिला। इसको माना जाता है कि यह लगभग 65 मिलियन ईयर्स एगो पृथ्वी पर था। हालांकि डायनासोर के और भी जीवाश्म मिले थे, उसमें देखा गया कि इसकी उत्पत्ति पृथ्वी पर लगभग 250 मिलियन ईयर्स एगो उसकी उत्पत्ति हुई थी। लेकिन आज से 65 मिलियन ईयर्स एगो उसका समापन हो चुका था। डायनासोर क्या था? एक टेरिबल लिजार्ड्स, एक भयावह लिजार्ड था, एक बहुत बड़ा छिपकली, रेप्टाइल कैटेगरी से वो आता है, रेप्टाइल फैमिली से वो आता है। और इस तरह से डायनासोर के बारे में, जीवाश्म के बारे में हमने देख लिया कि वह कब पृथ्वी पर मौजूद था। अब हम आगे पढ़ेंगे आपको कि चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया, विकासवाद का सिद्धांत दिया। जीवों ने इवोल्यूशन का सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत को मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।